सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाइना एक बार फिर बाजी ले गया है। चाइनीज कंपनी की जानिब से ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिससे गाड़ी सिर्फ 5 मिनट में मुकम्मल तौर पर चार्ज हो सकेगी, जिसके बाद चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं और अमेरिकन कंपनी के शेयर्स की कीमत में 4.8% की कमी वाक़ई हुई है। BYD ने 1 मेगावाट चार्जिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है जिससे गाड़ियां सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो सकेंगी। इस कामयाबी के बाद चाइनीज कंपनी इस तेज रफ्तार चार्जिंग सिस्टम के नेटवर्क को पूरे चाइना में कायम करने जा रही है, जिसके तहत 4000 से जायद हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। चाइनीज कंपनी का मॉडर्न सुपर ई प्लेटफॉर्म मैक्सिमम 1000 किलोवाट की हाई चार्जिंग स्पीड फराम करेगा, जिससे गाड़ियां सिर्फ 5 मिनट में मुकम्मल तौर पर चार्ज होकर 400 किलोमीटर तक का सफर कर सकेंगी। सुपर चार्जिंग के लिए खुसूसी तौर पर 10C चार्जिंग मल्टीप्लायर बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें हर पर आर बैटरी की कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा स्पीड से चार्ज किया जा सकता है। ईवीज़ की चार्जिंग में तवील वक्त और लिमिटेड ट्रैवल वो बुनियादी फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल होने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन इस नए हाई स्पीड चार्जिंग सिस्टम के आने के बाद ईवीज़ में 40% का नुमाया इजाफा इसकी सेल में हो चला है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की एफिशिएंसी 20 से 25% हुआ करती है, जबकि ईवीज़ की एफिशिएंसी 90% तक हो सकती है। एक आम इलेक्ट्रिक बाइक को मुकम्मल चार्ज करने पर तकरीबन 3 से 5 यूनिट बिजली चाहिए होती है और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ी को मुकम्मल चार्ज करने पर तकरीबन 15 से 20 यूनिट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फी यूनिट बिजली 30 रुपए की हुई तो तकरीबन 600 रुपए में 4 व्हीलर गाड़ी मुकम्मल तौर पर चार्ज होकर 400 किलोमीटर तक चल सकती है, जो पेट्रोल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ती है। पाकिस्तान में ईवीज़ की तादाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी खित्ते के दीगर ममालिक से अभी भी कम है, जिसका बुनियादी फैक्टर हाई प्राइस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट पाकिस्तान ईवी पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है, जिसमें हुकूमत ने ईवी मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने वालों के लिए इंसेंटिव भी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में लोगों में ईवीज़ का रुझान भी बढ़ा है। लेकिन अभी तक चार्जिंग स्टेशंस की कमी एक बड़े मसले की सूरत में मौजूद है। दुनिया के डेवलप कंट्रीज यानी चाइना, नॉर्वे, नेदरलैंड्स और जर्मनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। नॉर्वे में 80% से ज़ायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं। एक अंदाज़ा है जिसमें बताया गया है कि 2030 तक पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली गाड़ियों में से 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईवीज़ के लिए एक अच्छी मार्केट साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ पावर कंजम्पशन बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान पर कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। हुकूमत इस पोजीशन में है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मजीद भी इंसेंटिव दे सकती है। हुकूमत ने पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का टैरिफ 71 रुपए से कम करके तकरीबन 39 रुपए कर दिया है और ईवी पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत 5 सालों के दौरान 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पर इंसेंटिव भी देगी। इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को 50 साल रियायती लीज पर जगह दी जाएगी। मखसूस एयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पर सिर्फ 1% कस्टम्स ड्यूटी आयद की जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने में मजीद इजाफा होगा और यह मुल्की और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरी मौका है, खास तौर पर चाइनीज़ जो बड़ी एक कंपनी है BYD, उसके लिए कि ईवी सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है और पाकिस्तान की बड़ी मार्केट से अरबों डॉलर्स का फ़ायदा भी ये कंपनी उठा सकती है। अब पाकिस्तान में किस तमाम टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, कैसे लाया जा सकता है, कितना फ़ायदा होगा और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ईवी इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एंड CEO हैं ऑर्को के। बहुत शुक्रिया तला साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ईवीज़ की जो इंडस्ट्री है, इसमें इस नई टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा चेंज आएगा? 1 मेगावाट से 5 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी चार्ज हो रही है, जिससे फिर 400 किलोमीटर सफ़र किया जा सकता है। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है जनरली ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग चार्जिंग स्पीड्स को ड्रामेटिकली कट शॉर्ट करता है फ्रॉम व्हाट द करंट इंडस्ट्री नॉर्म इज। विद 1000 किलोवाट और 1 मेगावाट ऑफ चार्जिंग, जो कि BYD ने अपनी नई 2 व्हीकल्स जो उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की हैं उसके अंदर ये नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके लॉन्च भी कर दी है, जो कि अंडर 5 मिनट्स 400 किलोमीटर ऑफ रेंज दे रही है। This basically meets the same benchmark of fueling your petrol car, जिसकी वजह से adoption के अंदर definitely significant increase आएगा। Just to put things into perspective कि 1 megawatt of charging actually होती कितनी है,
to give your viewers an idea, एक घर which uses on average a residential unit which uses on average 30 units of electricity per day, you will require 33 homes to consume 1 megawatt of power in a single day, which is a lot. सिमिलरली अगर आप कंपेयर करें आज की जो गोल्ड स्टैंडर्ड है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो टेस्ला का सुपर चार्जर है यूएस में, और पोर्शा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टाइकान, उसका सुपर चार्जिंग नेटवर्क है जो कि आपको अप टू 350 किलोवाट के चार्जिंग प्रोवाइड करता है, विच बेसिकली रिजल्ट्स इन 15 to 20 minutes of charging at 80% स्टेट ऑफ चार्ज. लेकिन BYD की नई टेक्नोलॉजी 1000 वोल्ट के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि इंडस्ट्री नॉर्म से 2.5 टाइम ज्यादा फास्टर है. दिस लेवल ऑफ चार्जिंग स्पीड इज अनप्रेसिडेंटेड, और ये बिल्कुल जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेंज एंजाइटी का, ये रिमूव कर देगी completely, which will make EVs more practical choice even for long distances. So we will definitely see a very significant improvement in adoption of EVs across the world. और तो इससे पहले जाहिर है कि एक बड़ा इशू यही था कि लॉन्ग चार्जिंग या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चार्ज करना गाड़ियों को एक बड़ा मसला समझा जाता था, जिसकी वजह से ईवीज़ की तरफ लोगों का रुझान भी लिमिटेड था. अब इस टेक्नोलॉजी से ये इशू तो सॉर्ट आउट हो जाएगा. ये रेगुलर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ थी जो इससे पहले इस्तेमाल हो रही थी, उनसे कितनी मुख्तलिफ है, उनसे कितनी चीप या उनके मुकाबले में थोड़ी महंगी, और एफिशिएंट कितनी है उनके मुकाबले में? जी, एक्चुअली इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है ये BYD का, इन्होंने हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर देम टू अचीव इट. देयर इज अ लॉट लाइक डेकेड्स ऑफ R&D बिहाइंड इट ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. BYD के पास दुनिया का बेस्ट हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम मौजूद है, जो कि अगर आप ऑन एवरेज अगर आप व्हीकल्स को देखें जो ऑन द रोड हैं, दे यूजुअली रन ऑन आइदर 400 वोल्ट्स और 800 वोल्ट आर्किटेक्चर, वेयर एज दीज व्हीकल्स आर रनिंग ऑन 1000 वोल्ट आर्किटेक्चर. प्लस देयर बैटरी केमिस्ट्री इज मोस्ट एडवांस, जो कि एक्सट्रीम चार्जिंग इवेंट्स में ओवरहीट नहीं होती और डिग्रेड नहीं होती. दे आल्सो हैव द बेस्ट कूलिंग सिस्टम एंड द मोस्ट एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करती हैं. ऑल ऑफ दिस कंसिडरिंग, स्टिल जो उनकी नई व्हीकल्स हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं, वो इनिशियली एट बिटवीन $35,000 to $38,000 की रेंज में रिलीज हुई हैं, जो कि मार्केट में बहुत कंपेटिटिव हैं. और आहिस्ता आहिस्ता BYD अपनी लोअर एंड व्हीकल्स पे भी यही टेक्नोलॉजी एम्बेड करेगा, विच विल मेक चीपर कार्स मोर अफोर्डेबल विद लॉन्गर रेंज. ठीक है. और अब ये चूंकि हम देखते हैं कि इसी चाइनीज़ कंपनी की कार्स पाकिस्तान में भी लोग ख़रीदते हुए दिखाई देते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी भी, ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ सकती है और पाकिस्तान में वायबल भी है, इससे पूरा फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान भी? जी बिल्कुल. BYD ने एक्चुअली पाकिस्तान में ऑफिशियली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवर करना शुरू कर दी हैं, including 2 of their variants, Atto 3 and Seal. This is in partnership with Hupco under the new JV with Mega Motors. Actually, उनकी एक separate company भी है Hupco Green के नाम से, जो कि charging infrastructure division lead कर रही है. So I would say between Mega Motors and Hupco Green, they've actually done a commendable job to very quickly set the required infrastructure to start delivering vehicles and set up charging stations for BYD vehicles as well as non-BYD vehicles as well. Having said that, 1 megawatt ultra fast charging currently in Pakistan requires specialized infrastructure, which is abhi filhal is not yet available. But to bring ultra fast charging to Pakistan, जो सबसे important चीज़ है गवर्नमेंट के लिए कि वो dedicated charging zones identify करें. उन charging zones के अंदर जो required grid infrastructure upgrades हैं उनको अप्रूव करके उसका जो इनिशियल काम है वो स्टार्ट करें, एंड ऑल्सो सीरियसली एक्सप्लोर सोलर बैक फैसिलिटीज एंड स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्रियल पावर कनेक्शंस. अगर तो अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ये चीजें स्ट्रीमलाइन कर ली जाती हैं तो वेरी रियलिस्टिक, इट्स वेरी पॉसिबल, सिंस BYD इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाकिस्तान, के जो नई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं उसका फायदा पाकिस्तान भी उठा पाएगी with the newer version that will be introduced in Pakistan very soon. अच्छा, तो इस वक्त जो हमारा एग्जिस्टिंग नेशनल ग्रिड है, इसका मतलब वो इसको नहीं सपोर्ट कर सकता, इसके लिए हमें कुछ और मेजर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है 1000 किलोवाट की एक बड़ी हाई स्पीड और हाई पावर टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड के साथ नहीं चल सकती. एक्चुअली देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि 1 मेगावाट से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं फॉर लार्ज फैक्ट्रीज एंड लार्जर यूनिट्स. इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ कनेक्शन, बट अगर एक कंसिस्टेंट स्ट्रीमलाइन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस पाकिस्तान ले डाउन करना है इन स्पॉट्स दैट मेक द मोस्ट सेंस स्ट्रेटेजिकली, फिर आपको एक जो है एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच देनी पड़ेगी. करंटली पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो चार्जर्स लगे हुए हैं
जो कि कमर्शियल हैं वो बिटवीन 50 किलोवाट एंड 120 किलोवाट हैं, विच इज सिग्निफिकेंटली लेसर इन अमाउंट कंपेयर टू 1 मेगावाट का चार्जर्स। और ये चार्जर्स जो हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रिस्ट्रिक्टेड हैं। Setting up a 120 kilowatt charger in Pakistan currently is difficult in getting approvals and all. तो हमें काफ़ी इसके अंदर एक dedicated effort करना पड़ेगा with the government working very closely with the regulatory authority which is NEPRA as well as electric utility companies कि इस पूरे process को streamline करके आसान बनाया जाए। First step which is great is कि electricity rate for commercial charging has been reduced as you mentioned in your intro by up to 40%, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है और इसकी वजह से बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन हमने ये जो कुछ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है इसके लिए एक स्ट्रीमलाइंड डिफरेंट आपके गवर्नमेंट के इदारों की स्ट्रीमलाइन अप्रोच इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ज़रा वो तो हम वहाँ देखते हैं 70-80% अपने ट्रांसपोर्टेशन को ईवीज़ पर शिफ्ट कर चुके हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, चार्जिंग स्टेशंस भी हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं। जो अभी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या इमर्जिंग मार्केट्स हैं, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट या दुनिया के और कुछ दीगर ऐसे ममालिक, तो अब उनमें इस वक्त ईवीज़ का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं और कितने अभी मज़ीद साल चाहिए होंगे 70-80% अपनी ट्रांसपोर्टेशन को ईवीज़ पर शिफ्ट करने के लिए? Over the last few years जो predictions या forecast रही है और EV adoption वो बहुत quickly change हो रही है क्योंकि the prices of batteries are falling much faster than what was initially forecasted. उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो accelerating at an accelerating pace because of large scale manufacturing in China as well as multiple breakthroughs, जिसकी वजह से adoption जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें जो सबसे रेलिवेंट है हमारे लिए, we are still in the four-wheeler side, we are still at a rate of less than 1% of new sales of four-wheelers are EV and less than 3% of new sales of two-wheelers are EVs. लेकिन ये जो चेंज है, जो स्विच है, वो अगले 2 से 3 साल में बहुत क्विकली आएगा एंड within by 2030 it is very likely कि 2-3 व्हीलर सेक्टर के अंदर हम up to 30% of new sales EV पे पहुंच सकते हैं क्योंकि प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रही हैं, और 4-व्हीलर के अंदर हम by 2030 up to 15-20% पहुंच सकते हैं। स्पेशली अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल फॉर फ्लीट चार्जिंग अक्रॉस मोटरवेज इम्प्लीमेंट किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ में इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स को फर्दर पॉपुलराइज करने के लिए, तो फिर डेफिनेटली वी विल सी फास्टर अडॉप्शन। सही। और अब चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, हम देखते हैं कि अब हफ्तों और महीनों में नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे अभी ये चाइनीज़ कंपनी ने अपनी ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई हुई। अब इसके बाद क्या ये 1000 किलोवाट की टेक्नोलॉजी आ गई जो 5 मिनट में ईवीज़ को फुल चार्ज कर रही है, उसके बाद वो 400 किलोमीटर्स का सफ़र भी कर रही हैं। इसके बाद अब क्या एक्सपेक्टेड है? अभी भी कोई स्कोप, कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड टेक्नोलॉजी बाकी है जिससे मुताल्लिक़ हम आने वाले दिनों में सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इस पे काम कर रहे हैं। BYD itself has other projects as well जिन पे अभी कमर्शलाइज नहीं हुए, बट दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वो दे कैन प्रोवाइड इवन लॉन्गर रेंजेस। Toyota has been working on a solid state battery for a while. Solid state battery के अपने बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, up to 800 किलोमीटर इन ए सिंगल चार्ज, और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही सोडियम बैटरीज भी हैं जो करंटली बहुत सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जिसके अंदर ऊपर R&D कर रहे हैं। So in the coming years, actually, we will see these big companies, especially Japan, अभी थोड़ा पीछे रहा है, and they've been doing R&D. None of them have really launched a vehicle that can compete with the Chinese parts. So we will very soon see in 2026, as well as in later part of 2025, announcement coming in from the large Japanese OEMs with their new battery technology breakthroughs as well. So ये जो accelerated adoption और especially with implementation of AI, जिन countries ने एक कंसोलिडेटेड अप्रोच ली चार्जिंग की और बैटरीज की, और साथ में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया इन राइट वे, वो बहुत जो है इस अडॉप्शन से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे फाउंडर एंड CEO और को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का वादा कर लिया है। हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से होने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 मार्च को IMF की मंजूरी के बाद बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान करेंगे। टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और आवाम को मई के बिजली बिलों से रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। एक खबर के मुताबिक 8 रुपए फी यूनिट की मजमूई कमी में से 4.73 रुपए फी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। हुकूमत 6 IPPs के साथ एग्रीमेंट्स की मनसूखी, 16 IPPs के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट्स पर रिव्यू करके टेक एंड पे मॉडल में तब्दीली, बेगास पावर प्लांट्स को अमरीकी डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल करना और हुकूमती पावर प्लांट्स यानी GPPs के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी को 13% तक कम करने में कामयाब हो गई है, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट बिजली कीमतों में रिलीफ देने की पोजीशन में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस और पावर डिवीजन के ऑफिशियल्स बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए फी यूनिट कमी लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि 8 रुपए फी यूनिट की कमी में से 6 रुपए की कमी को मुस्तकिल एडजस्टमेंट के तौर पर लागू कर दिया जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी फरवरी के लिए मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर की है। CPPA के मुताबिक फरवरी में बिजली की पैदावार 6.49 बिलियन यूनिट रही है, जबकि पावर कंपनीज को 6.66 बिलियन यूनिट्स फराम किए गए। बिजली की फी यूनिट कीमत 8.22 रुपए, जबकि फरवरी के लिए रेफरेंस लागत 8.52 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी 26 मार्च को CPPA की दरखास्त पर समाअत करने वाला है। अगर मंजूरी हो जाती है तो बिजली सार्फिन अपने बिजली के बिलों में 30 पैसे फी यूनिट तक की कमी देख सकते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। IMF ने हुकूमत को अपने अखराजात को कंट्रोल करने पर जोर दिया है। IMF की जानिब से एनर्जी सेक्टर में कॉस्ट कम करने और एनर्जी सेक्टर की बेहतरी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने के इक़दामात पर प्लान शेयर किया है। FPCCI की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम को चार्टर ऑफ इकॉनमी भी पेश कर दिया गया है। चार्टर में सोलर और विंड एनर्जी पर मुंतकली होने पर जोर दिया गया है। कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के लिए व्हीलिंग चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपए फी किलोवाट रखने की तजवीज़ दी गई है। इंडस्ट्रीज के लिए अक्सर गैस की कीमतों का मुतालबा भी चार्टर में शामिल है। SOEs की प्राइवेटाइजेशन करने की तजवीज़ भी इस चार्टर ऑफ इकॉनमी का हिस्सा है। मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी अरसे से इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमतों में रिलीफ मांग रही है। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक हुकूमत 10 साल इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पर लाने के लिए जो इस वक्त अमली इक़दाम हैं वो फौरी तौर पर उठाए। जब तक एनर्जी की प्राइसेस खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर नहीं लाएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और कर्ज का कशकोल तोड़ना मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। रीजन में बिजली का रेट 6 से 7 सेंट है और पाकिस्तान में 15 सेंट है। अब जो ये ऐलान होने जा रहा है किस हद तक अवामी रिलीफ मुंतकिल हो सकेगा और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो सकेगा, उनकी जो डिमांड थी वो किस हद तक मुमकिन इसमें हो सकेंगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। SM तनवीर साहब साबिक सूबाई वज़ीर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं UBG बिजनेस ग्रुप के। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये जो ऐलान होने जा रहा है इस वक्त 23 मार्च को वज़ीर आज़म की तरफ से 8 रुपए फी यूनिट कमी, आपको लगता है कि ये काबिल इत्मीनान है, तसल्ली बख्श है या ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था? जी अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो बिजली जो हम शुरू से कह रहे हैं कि 10 रुपए यूनिट बिजली ने कम होना है और 26 रुपए बिजली जो कि 9 सेंट बनती है, जिस दिन हम 9 सेंट की बिजली कर देंगे, हम थ्रू आउट FPCCI ये कह रहा है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक बूम आ जाएगा। अब 10 रुपए का मतलब 10 रुपए की बिजली निकलती कहाँ से है, इसका हमने एक कंप्लीट ब्रेकअप बना के दिया कि जो अभी गवर्नमेंट ने 14 पावर प्लांट कैंसिल कर दिए, जो IPP के हैं उसको टेक एंड पे कर दिया 14 को, और 6 जो है उसको कैंसिल कर दिया, तो उसका 2 रुपए का इम्पैक्ट आ रहा है। 40 गवर्नमेंट के अपने पावर प्लांट हैं जो अगर वो गवर्नमेंट टेक एंड पे कन्वर्ट कर दे, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, हमें मालूम है IPP जितने भी हैं उसमें 4 रुपए का इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर साथ ही विंड एनर्जी पे काम भी हो रहा है, विंड एनर्जी के जो IPPs हैं उसके भी अगर राइट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो 2 रुपए का उस पे का इम्पैक्ट आता है और 2-1 रुपए का इम्पैक्ट आता है जो कि आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं। अगर ये सारे कर लें तो उसको तक लगभग 10-11 रुपए का इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बिजली 9 सेंट की हो जाए। अगर 10 रुपए का आता है, आज टैरिफ B3 जो है, जो इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है वो 34 रुपए की है, तो 34 रुपए में से आप 10 रुपए माइनस कर दें तो ये 24 रुपए हो जाता है। हम कह रहे हैं कि 26 रुपए की बिजली जो कि 9 सेंट की है, अगर आप इंडस्ट्री को जिस दिन दे देंगे उस दिन इंडस्ट्री चल जाएगी। एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि गवर्नमेंट इस पर दिन रात काम कर रही है और मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो 23 मार्च की बात कर रही है उसमें 9 सेंट की बिजली अनाउंस करेगी।
तो अब ये बताइएगा एसएम तनवीर साहब, ये जो 8 रुपये फी यूनिट इस वक्त कमी की बात की जा रही है, इसके बाद 9 सेंट पर बिजली आना बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये पॉसिबिलिटी है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा या फिर इस पर कोई अलहदा से वर्किंग करनी पड़ेगी और इसकी अलहदा से अनाउंसमेंट होगी? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जी। जो आज जैसे मैंने आपको बताया कि 34 रुपए की इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है, उसको आप 10 रुपए कम कर दें तो 26 रुपए की हो जाती है। तो 26 रुपए की जो बिजली हो जाती है तो 9 सेंट ही हो जाता है वो। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट पे काम कर रही है और मैं गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से उन्होंने आईपीपी का मैटर को टेकअप किया है, जिस तरह से उन्होंने जो जाली बिल यहाँ पर डिस्पोज इशू कर रहे थे, जिसपे एफआईए ने भी उनको पकड़ा है और काम हो रहा है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट 9 सेंट की बिजली करके रहेगी। अच्छा तनवीर साहब, अभी तो ज़ाहिर है जो ऑयल प्राइसेस में मुसलसल एक डिक्लाइन आ रहा है और एक बड़ा फिस्कल स्पेस था गवर्नमेंट के पास जो कि ऑयल प्राइसेस पर देना था, और वो बिजली की कीमत में कमी करके वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अगर ये ऑयल प्राइसेस मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ऊपर जाती हैं और दोबारा अपनी कोई 5-6 माह पहले वाली सूरत हाल पे आ जाती हैं, तो फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास ख़त्म हो गया तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए, अभी तो आपको जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में गवर्नमेंट पैसे दे रही है ना, वो 2.1 ट्रिलियन रुपए दे रही है। तो अगर आप सही तरीके से टेक एंड पे पे आईपीपीस को कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1.1 ट्रिलियन रुपए रिड्यूस हो जाएगा। तो 1.1 ट्रिलियन का मतलब जो है, और 120 करोड़ यूनिट हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये 10 रुपए का जो मैं बार बार 10 से 11 रुपए का फर्क बोलता हूँ, वो यहाँ पर ही है। तो उसका इस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 6 महीने पहले भी यही फिगर थी और सब आपको पता है बहुत ज्यादा आई थी। अब तो ऑयल भी गिर रही है तो गवर्नमेंट को ऑयल गिर रहा है तो गवर्नमेंट को इंशाल्लाह उसमें भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। सही। और इस बिजली की कीमत के अलावा जो चार्टर ऑफ इकॉनमी गया फाइनेंस मिनिस्टर तक, उसमें और भी मजीद बड़ी लॉजिकल उसमें डिमांड्स हैं। ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट में उम्मीद थी कि इस बार भी थोड़ा सा कट डाउन होगा, लेकिन वो बरकरार रहा। फिर जो कुछ पॉलिसीज़ की बात की गई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अब ज़ाहिर है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर रहना चाहिए। अब इन डिमांड से मुताल्लिक इस वक्त क्या फोर्सी आप कर रहे हैं? ये मानने की पोजीशन में गवर्नमेंट है या अभी इस पर थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आप लोग? देखिए, इसको समझिएगा कि ऑटोमेटिकली इस वक्त सीपीआई इंडेक्स जो आ रहा है, जो हमारी महंगाई का रेशियो कैलकुलेट जिसको कहते हैं हो रहा है, वो 1.5% पे आ गया। मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अब ये सीपीआई इंडेक्स 1.5 का मतलब है कि आईएमएफ का कहना है जब आपकी महंगाई जितनी भी हो, जितना जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं आप, अगर हो जाए तो उससे आपने इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखना है। तो 1.5 का मतलब है पॉजिटिव कर लें तो आप 1% पॉजिटिव कर लें, 2% पॉजिटिव कर लें, तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट आपका 3-3.5% आज होना चाहिए। अब वो ये रहा है कि हमारा स्टेट बैंक कहता है कि जब हम इंटरेस्ट कम करेंगे, बिजली कम करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी तो अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक कैलकुलेशन वो फील करते हैं कि ये जो सीपीआई इंडेक्स है ये 7 पे चला जाएगा। तो एफपीसीसीआई और हम ये कहते हैं कि आप इमीडिएटली इंटरेस्ट को 9% पे लेकर आए, सिंगल डिजिट पे लेकर आ जाएं, उसके बाद आप केयरफुल हो जाएं और फिर आप देखें कि मैंने इसको कितना नीचे करना है हालात को देखते हुए। अगर तो सीपीआई इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो 9 को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सीपीआई इंडेक्स 1.5 या 2 पे मेंटेन हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, तो आप इंटरेस्ट को फर्दर नीचे कर दीजिए। बट 12 पे इंटरेस्ट रेट को नहीं रहना चाहिए। 12 की वजह से हमारे को काफी नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा है। और हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन आप 9 सेंट की बिजली कर लेंगे और जिस दिन आप सिंगल डिजिट ऑफ इंटरेस्ट कर लेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब हम इस वक्त हमें अफसोस होता है कि हम आईएमएफ के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए। हमें भीख नहीं मांगनी, हमें कारोबार चलाना है, हमें फैक्ट्रियां चलानी है, कारखाने चलाने हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जिससे हम अपने मुल्क में डॉलर लेकर आएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और जिससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा जो अपने डेवलपमेंटल काम करेगी। ठीक है। और ये जो 3% के दरमियान अभी ये मामला फंसा हुआ है, वो 12% पर बरकरार रखे हुए हैं। आप लोगों की डिमांड 9% है, जो कि सिंगल डिजिट का समझें हायर रेट है। तो ये इससे फ़र्क कितना पड़ेगा? इससे एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा हो सकता है? इससे कितनी बिजनेस जनरेशन बढ़ सकती है? बिजनेस एक्टिविटी इससे मजीद कितना बूम कर सकती है?
देखें, जब पीक था ना, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री ने पीक लिया था अपना, तो उस वक्त $19.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, जो आज 14-14.5 बिलियन की एक्सपोर्ट पे है। और 19.5 पर एक स्कीम आई थी उस वक्त टर्फ के नाम से, जिसमें इन्होंने $5 बिलियन की फर्दर इन्वेस्टमेंट आ गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो सिर्फ टेक्सटाइल में ही आप $28 बिलियन की एक्सपोर्ट आज कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जब हम रीजनली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ना, अब मैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़वा सकता हूं अगर मेरे साथ इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में 6 सेंट की 7 सेंट की बिजली होगी, तो हम उससे जाके कॉम्पीट नहीं कर सकते 15 सेंट के ऊपर। जैसे ही हमारी कीमत सही हो जाती है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग गवर्नमेंट ठीक कर देती है, तो इंशाल्लाह नॉट ओनली टेक्सटाइल, हमारे मुल्क से एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारे मुल्क से हर चीज का बहुत पोटेंशियल है, और हमारे इंशाल्लाह हमें ये भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब, साबिक एडिटर इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की मैरीटाइम सेक्टर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर कोशिशें बहुत अहमियत की हामिल हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का निज़ाम मैरीटाइम सेक्टर पर इन्हिसार करता है। बहरे हिंद में आलमी तेल और गैस के 50% से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं। दुनिया की 90% ट्रेड सीवेज की होती हैं और पाकिस्तान बेहतर जोग्राफिकल लोकेशन का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान की 95 ट्रेड समंदर के रास्ते होते हैं और दुनिया की 60% तिजारत हमारे समुद्री रास्तों के ज़रिए होती है। पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। जितना रेवेन्यू पाकिस्तान समंदर के ऊपर से ट्रेड के ज़रिए कमा सकता है, उससे कई ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान समंदर के अंदर मौजूद ख़जानों की मदद से हासिल कर सकता है। लेकिन बेहतर प्लानिंग, पॉलिसीज़ में तसलसल और अमल दरामद में रुकावटों की वजह से पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि पोर्ट्स को उनकी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल ना करने, टैक्स चोरी, करप्शन, जाली बिलिंग, अफगान ट्रेड कॉरिडोर के गलत इस्तेमाल और लैक ऑफ वैल्यू एडिशन के बाइस पाकिस्तान को मैरीटाइम सेक्टर में सालाना 18 अरब डॉलर्स यानी 5,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी पोर्ट्स को पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल ना करने से सरकारी खजाने को 3,190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मैरीटाइम सेक्टर में टैक्स चोरी से 1120 अरब का नुकसान हो रहा है। जाली बिलिंग और करप्शन की वजह से 313 अरब, ट्रांसशिपमेंट से मुतालिक पाबंदियों की वजह से 70 अरब, वेयर हाउसेज की कमी और वैल्यू एडिशन की किल्लत से 196 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है। ग्लोबल रैंकिंग के लिहाज से कराची पोर्ट ट्रस्ट 61वें, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी 146वें नंबर पर मौजूद है। कराची पोर्ट ट्रस्ट मुल्क की मसरूफ तरीन बंदरगाह है, जो अपने 125 मिलियन टन पोटेंशियल के बावजूद सिर्फ 47% ही इस्तेमाल हो रही है। ये मुल्क की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का 60% से ज़ायद हिस्सा है, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी मुल्क की कार्गो का 35% संभालने वाली दूसरी मसरूफ तरीन पोर्ट होने के बावजूद अपने पोटेंशियल का 50% ही इस्तेमाल हो रही है, जो 89 मिलियन टन है। माहिरीन के मुताबिक पोटेंशियल होने के बावजूद भी नुकसान उठाने की सबसे बड़ी वजह सर्विस में पुराने तरीकों का इस्तेमाल है। हुकूमत ने पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी तश्कील दे दी है और पोर्ट क्लियरेंस के ड्यूरेशन को कम करने के लिए कंटेनर्स की 100% इंस्पेक्शन मॉडर्न स्कैनर्स के जरिए की जाएगी। पोर्ट क्लियरेंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन कायम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ज़्यादा माल लाने वाले बड़े जहाज़ यहाँ पर लंगर अंदाज नहीं हो पाते हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर पोर्ट क्लियरेंस में 48 से 72 घंटे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पोर्ट क्लियरेंस में 14 दिन लग जाते हैं। पोर्ट्स पर मैनुअल क्लियरेंस के बाइस क्लियरेंस का अमल सुस्त रवि का शिकार होता है, जिसकी वजह से फ्रेट चार्जेस में इजाफा होता जाता है। पाकिस्तान अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में जदीद टेक्नोलॉजीज़ को नज़रअंदाज करके पुराने तरीकों पर ही निसार कर रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट कासिम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी से चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी सैयद मौजम इलियास ने मुलाकात की। चेयरमैन पोर्ट कासिम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पोर्ट कासिम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा और ट्रेड और इन्वेस्टर फ्रेंडली मर्जर्स के जरिए ट्रेड एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के टारगेट्स एफिशिएंसी बढ़ाए बगैर हासिल नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पर एक अहम सवाल है, वो ये कि हुकूमत अब कैसे इस मुश्किल से निकलेगी, कैसे पोर्ट्स को उनके पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी फ़ायदा उठा सकता है। ये सारे सवाल हम रखेंगे महमूद मौलवी साहब के सामने, जो मुअव्विन खुसूसी बराए मैरीटाइम अफेयर्स हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो पोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है और अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करना है,
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? साल साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का नुकसान सिर्फ अनएफिशिएंसी की वजह से उठाता चला आ रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ के ना इस्तेमाल होने की वजह से उठाता चला आ रहा है। ये कैसे कवर अप हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हमें ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे इसको, अगर हमें एफिशिएंसी को बेहतर करना है। और उसमें पोर्ट के साथ साथ बहुत सी और चीज़ें हैं जिसमें मैं कहूँगा रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसकी वजह देखिए, अभी आप कराची की बात कर रहे थे, तो कराची में मेन इशू ये है कि सिर्फ जो है रात की मूवमेंट है ट्रक्स की, जो है जो कराची पोर्ट के अंदर आ सकती है और वहाँ से निकल सकती है। उसकी वजह है कि दिन में कराची के अंदर ट्रकों का आना जाना के ऊपर पाबंदी है। तो जब तक जो नए कॉरिडोर्स नहीं बनेंगे, जो नए ब्रिजेस नहीं बनेंगे जो कि कनेक्ट करेंगे पोर्ट को, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाना मुश्किल होगा। अभी पोर्ट को मेरे ख्याल से दिया हुआ है अबू धाबी वालों को, उनसे भी हमको ये कहना पड़ेगा कि देखें, इस वक्त जैसे आपने कहा, अगर पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो पहले चीज़ है कि इनको साइलोज लेके आना पड़ेगा, जिसको आप स्टोरेज कहें या वेयर हाउसिंग का दूसरा नेमल बदल है साइलोज। उसकी वजह है कि इन्हीं साइलोज में बल्क कार्गो की जो मूवमेंट है, मिसाल दे रहा हूँ कि एक जहाज जो कि 60-70 हज़ार टन लेके आता है, अगर साइलो मौजूद हो तो पोर्ट कासिम में 2 दिन में खाली करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कराची पोर्ट में इसको 10 दिन लग जाते हैं। उसकी वजह है कि वो ट्रकों के ऊपर जाएगा और उसके लिए जो है स्टोरेज की जगह नहीं है। तो पहले चीज़ तो इनको स्टोरेज करना पड़ेगा। ड्राफ्ट ये बिल्कुल बड़ा कराची में ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और मूवमेंट्स भी बेहतर हो रही है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हुई है। पोर्ट कासिम में इंडस्ट्रीज भी लग रहे हैं, मगर जैसे आपने कहा ना, हम थ्योरी में तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि 1 विंडो होना चाहिए। मैं खुद भी जब बेसिकली मैं कहूँगा कि एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त में हम कोशिश करते रहे, हम खुद कहते रहे कि जी 1 विंडो होना चाहिए, मगर आज तक 1 विंडो हम ला नहीं सके, ना हम ला सके ना ये गवर्नमेंट ला सकी है। देखिए, 1 विंडो ऑपरेशन बहुत सी चीज़ों का हल है। उसकी वजह ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेहतरी की तरफ नहीं हो रहा है, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं टेक्नोलॉजी आने की वजह से। मूवमेंट्स पोर्ट कासिम ने रात को भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनके पायलट्स अच्छे हैं, कारकर्दगी, मगर हमें और बेहतर करना है। जैसे ऑयल के जहाज आते हैं और चोकिंग हो जाती है, तो ऑयल की पाइपलाइंस को चेंज करना पड़ेगा, ताकि देखें जी जो छोटी पाइपलाइंस की जगह बड़ी पाइपलाइंस आ जाए, ताकि आउटपुट फास्ट हो। और जो पुराने जहाज आते हैं जिनके आउटपुट नहीं है, उनको हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें के एक्शन लेना पड़ेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी की, देखें हमारी शिपिंग पॉलिसी सालों हो गए, आप पीटीआई के दौर में भी हम शिपिंग पॉलिसी को सही नहीं कर सके। देखिए, जब तक हमने मैं कहूँगा पीएनएससी इस वक्त बहुत अच्छा कर रही है, मगर वो जो है जिसको मैं कहूँगा बैसाखियों पे खड़ी है। उसकी वजह बैसाखियाँ क्या है? बैसाखियाँ ये है कि उनको एक्सक्लूसिविटी दिया गया है ऑयल के ऊपर, और अगर उनको एक्सक्लूसिविटी दिया गया है तो इसीलिए वो ऑयल पे कमा रहे थे कि उन्होंने बल्क कैरियर्स लिए हैं, मगर एक बल्क कैरियर भी वो खुद नहीं चला रहे, उन्होंने लॉन्ग टर्म किराए पे दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं टाइम चार्टर के ऊपर। अगर टाइम चार्टर पे देना है तो फिर वो शिपिंग तो नहीं हुई, वो तो ऐसा हुआ मैं अगर बिल्डिंग लेके केएफसी को दे दूं और मैं कहूँगा जी मैं केएफसी चला रहा हूँ, तो मैं केएफसी नहीं चला रहा हूँ, मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। देखिए, पोर्ट के अंदर जो है आप हम बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी की, तो आप ये देखें हमारा कोस्ट लाइन कितना बड़ा है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन के ऊपर हम केज फिशिंग भी कर सकते हैं। हम अपनी फिशिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें तो मेरे ख्याल से देखें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो हम फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सही। तो अब ट्रांजिट शिपमेंट जो है, इसके ऊपर तो ट्रांजिट के ऊपर तो कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए, वादा किया गया था जो बना था SAPTL, ठीक है ना, जो केवाड़ी में जो बना था कि वो एक ट्रांसशिपमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। आप उनका कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखें, उन्होंने ट्रांसशिपमेंट जो है कर ही नहीं रहे। उसकी वजह ये कि वो किसी और मुल्क में कर रहे हैं। तो हमें अपने देखें जिनके साथ भी
हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। और उनको हम ट्राई करेंगे, देखें कि बाय हुक कि भैया आपके साथ ये किया हुआ तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो अब महमूद साहब, जो वन विंडो की आप इंपॉर्टेंस बता रहे थे कि बहुत सारे मसाइल से वन विंडो के जरिए हल हो सकते हैं, फिर स्टोरेज या वेयर हाउसेज हमारे पास नहीं है या उस तादाद में नहीं है जितने होने चाहिए। इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज या बड़े ममालिक की दिलचस्पी है हमारे इस पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। आप डेनमार्क के वक्त की अभी हालिया मुलाकात देख लें या आप मर्स्क को देख लें, वो $2 अरब यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है वो कंपनी। तो ये इन इन्वेस्टमेंट से भी फिर कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाकर ये काम नहीं किया जाता? देखिए, मैं आपको कहूँगा, इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टर आता है ना, वो अपने मफाद के लिए आता है। मैं कहूँगा पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, मगर चीज़ों को सही तो करें। देखिए, पाकिस्तानी है जिनके जहाज आज भी जो है बाहर के ममालिक में रजिस्टर्ड है। मैं आपको गिनवा दूंगा। जब पाकिस्तानियों के जहाज बाहर के ममालिक में रजिस्टर्ड किए हुए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी पॉलिसी। हम अगर पोर्ट्स में देखें ना, मैं ये कहूँगा फॉरेनर्स को बिल्कुल आना चाहिए, मगर हम पाकिस्तानियों को भी देखें ना, आने के लिए चीज़ों को आसान करें ना लोगों के लिए। हम सिर्फ पेपर पे कहते हैं कि जी वन विंडो है, हम जो वेरी फ्रेंडली फॉर इन्वेस्टर्स। नहीं जी, किस चीज़ की फ्रेंडलीशिप है? अगर ये फ्रेंडली होता, देखिए हम जो सिर्फ बातें करते हैं, थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन उस हद तक नहीं है जो होना चाहिए। पोर्ट कासिम में इतनी इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं, इतने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। देखिए ना, हमको इनको जो है मराद देने चाहिए, इनको बेनिफिट्स देने चाहिए। आज भी वहाँ पे देखें बिजली का, देखिए आज इतना बिजली होने के बावजूद बिजली के इश्यूज वहाँ हैं। वहाँ पे अभी जाके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखिए ना, अभी कल की बात हो रही थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि ये जो लियारी एक्सप्रेस को, और नहीं लियारी एक्सप्रेस नहीं, मलिर एक्सप्रेस को, जो कि शाहराह भुट्टो है, इसको वो अल्लाह करे कि वो कनेक्ट कर दे पोर्ट कासिम के साथ। तो देखिए, जब तक जो है शाहराहें नहीं बनेंगी और जो है ट्रांसपोर्ट को बेटरमेंट नहीं किया जाएगा, तो ये बॉटलनेक्स तो रहेंगी। तो पाकिस्तान स्टील की जेटी सालों से बंद है। सिर्फ पाकिस्तान स्टील भी इसी गवर्नमेंट का है, पोर्ट कासिम भी इसी गवर्नमेंट की है। तो ये जो मसाइल या मुश्किलात हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये तो जो भी मिनिस्टर आता है, आपके दौर में अली जदी साहब थे, फिर कैसर अहमद शेख साहब आए, अभी चौधरी अनवार साहब हैं, उनके इल्म में तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर प्रॉपर टाइम भी सबको 2-2, 3-3 साल का मिला है, तो ये मसाइल क्यों नहीं हल कर सके ये तमाम मिनिस्टर्स अपने अपने अदवार में? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ सिस्टम की वजह है। मैं आपको अभी बता रहा था ना कि पाकिस्तान स्टील की जो जेटी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आती है ना, और पोर्ट कासिम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। आज मेरे ख्याल से 7 साल हो गए, उसका मसला सॉल्व नहीं हो सका। केपीटी के पास अरबों खरबों रुपए की जमीनें हैं जो आज भी वो सिंध गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन में है। खुदारा हम आपस में बैठ के देखें, इस मुल्क के इश्यूज को सॉल्व करें ना। अगर वो लिटिगेशन खत्म कर दें, हम बैठ के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, चीज़ों को आसान करें। देखिए, वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है और दूसरे इदारा भी इसी मुल्क का है। एक ही मुल्क के 2 इदारे अगर सालों कोर्टों में रहेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।